अच्छा बेटा, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस चीज़ करने के लिए जा रहे हैं वो लॉज ऑफ न्यूटन हैं। लॉज ऑफ न्यूटन। अब न्यूटन के बज़ाहिर देखें तो वी हैव 3 डिफरेंट लॉज। फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ Newton. Now, according to this law, we can say the statement is that इसकी जो statement आपको दी जाती है वो ये है कि an object will continue its motion or rest if no force acting on it। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू करेगा अपनी किस चीज़ को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को भी कंटिन्यू रखेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट को भी कंटिन्यू रखेगा। कब तक? व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको सेकंड फॉर्म यानी कि सेकंड मेथडोलॉजी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ वी अप्लाई द फोर्स, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इफ़ force is applied, so what will happen? Object change its state अब change its state का मतलब क्या है कि if object is in rest it will be in state of motion, and if object is in motion it will move towards the state of rest। यानी कि अगर वो रेस्ट में होगा तो वो मोशन की तरफ चला जाएगा और अगर मोशन में होगा तो वो रेस्ट की तरफ आ जाएगा। अब इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगा until and unless force is acting on it। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या है कि if there is a table and the book lying on a table, ये एक बुक है जो क्या है टेबल के ऊपर रखी गई, ये बुक है ये, ठीक है, इट्स अ बुक विच इज़ लाइंग ऑन अ टेबल। तो बताइए अगर ये बुक टेबल के ऊपर रखी है तो इसका मतलब क्या है कि इट्स स्टेट इज रेस्ट, सो बुक विल कंटिन्यू इट्स स्टेट इन रेस्ट। बुक जो होगी वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? उस वक्त तक रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक यू विल हैव टू अप्लाई एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। When you apply an external force on it, तो फिर क्या होगा? Due to application of that external force, then book starts move, और book जो है वो अपनी state को क्या करेगी? change। But in the presence of external force, अगर external force, in the absence of external force, कि external force अगर मौजूद नहीं है तो if book is in rest remains in rest, and if book is in motion remains। अब देखिए सेकंड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट इफ नो फोर्स इज एक्टिंग। तो इसके लिए हम क्या एग्जांपल लेते हैं? एग्जांपल आप ये ले लें कि इफ देयर इज अ बॉल एंड दैट बॉल इज मूविंग इन ए स्पेस। ये कहाँ पे मूव कर रही है? स्पेस में मूव। तो स्पेस में मूव करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं है। ना तो यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, न ही आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, और न ही आपके पास यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है। तो बताइए दीज थ्री आर द फोर्सेस बेसिकली। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फोर्सेस हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। ना तो ग्रेविटी है, ना फ्रिक्शन है, ना रेजिस्टेंस। तो बताइए जब कोई फोर्स नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल
is equal to 0. But ball is in a state of motion moving with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड. बॉल की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. अभी बताइए यहाँ पे जब बॉल पहुँचेगी तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड क्या रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड. Why the speed is not increasing or decreasing? Because force is not acting on it. किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं. अगर 1 न्यूटन भी फोर्स अप्लाई हो रही होती, अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई होती तो 5 से 6 हो जाता, एंड इफ इट इज अप्लाइंग इन ऑपोजिट तो 5 से 4 हो जाता. बट इन दैट केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. आगे भी आप चले जाएंगे तो भी क्या रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड. तो अब आप बताइए कि देर इज नो चेंज इन स्पीड. इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? नो चेंज इन स्पीड. नो चेंज इन स्पीड. अब स्पीड क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि रीजन क्या है? नो फोर्स एक्टिंग. ऑन बॉल. किसी भी किस्म की कोई फोर्स भी बॉल के ऊपर एक्ट नहीं कर रही. तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट. ऑब्जेक्ट और बॉल will continue its state of motion. यानी कि वो बॉल जो है वो चलती रहेगी, उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कोई दूसरी बॉल से ये टकरा ना जाए या इसको फोर्स ना कर दे, तब तक ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव 2 डिफरेंट केसेस. इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, remains in rest until and unless you apply the force and move the book. And if the ball is moving in the space, it will continue its motion. अपनी मोशन को क्या रखेगी? कंटिन्यू. यानी कि it will never stop until and unless an external force acting on the body. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, और ये भी हमने आज क्लास के अंदर ये चीज़ पहले हम देख चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इट मूव्स ड्यू टू इनर्शिया. इस वाले केस में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि मोशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉल. ऑब्जेक्ट कह लें या बॉल कह लें, इज ड्यू टू इनर्शिया. इनर्शिया जो होता है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? मोशन या मूवमेंट हो रही है इस बॉल के अंदर. यानी कि इनर्शिया बेसिकली इस बॉल को आगे की तरफ मूव करा रहा होगा. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इनर्शिया ही इस बुक को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा हुआ. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट. इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, रिमेन्स इन मोशन until and unless an external force is applied on it. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? An object is in rest. अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो remains in rest, तो वो रुकी रहेगी. Remains in rest. और या फिर क्या हो? और in motion, अगर वो मोशन में हुआ, remains in motion until and unless an external force acting on it. देखिए, an object is in rest, remains in rest. If object is in motion, remains in motion. कब तक? Until and unless. कब तक होगा? An external, that is important, कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को क्या करेगी? कंटिन्यू रखेगी. अच्छा, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ
What is law of inertia? Law of inertia says that the object cannot move by itself. External force is needed in order to move the body. आपने क्या देखा कि अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर मैं इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया के तौर पे लिखूं, फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया बोथ आर द सेम. लॉ ऑफ inertia, so it shows that object is unable to change its state by itself. ऑब्जेक्ट खुद से ही अपनी स्टेट को कभी भी चेंज बाय इटसेल्फ, कभी भी ऑब्जेक्ट हमेशा अनेबल होगा, कभी भी नहीं कर सकेगा, अपनी स्टेट को चेंज खुद से नहीं कर सकेगा. जब खुद से नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेकंड पॉइंट मैं ये भी लिख सकता हूँ, फोर्स इज नीडेड टू डू सो. यानी कि आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? Force can do that task. Object will not be able to do that task by itself. If force is there, then you can change the state of the body. तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया. अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. अब जो हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. देखिए, second law of Newton, basically it will give you the mathematical representation of first law. यानी कि फर्स्ट लॉ को अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके पास क्या आएगा? मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं अगर आप, तो आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगा? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आएगा. मैथमेटिकली अगर आप फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली वी आर डीलिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. अब बताइए सेकेंड लॉ क्या है? इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये बॉक्स है जिसका मास क्या है? m है. इसको प्लेस कर दिया मैंने एक टेबल पे. अब ये बताइए, इफ इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल तो ऑब्जेक्ट विल नेवर बी मूव बाय इटसेल्फ. In order to move that object, you will have to apply some force on it. तो जो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F से. तो when we apply the force F, तो बताइए जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, there is a change due to application of force. क्या होगा? There is a change in state. Change in state का मतलब क्या हुआ? Change in speed or velocity. Change in velocity. अब आपने ये पढ़ा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन. क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन. तो वेन एवर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, it will change its state, there will be a change in velocity and produces an acceleration, because change in velocity basically produces an acceleration. So when you apply the force on the body, and due to application of that force, object starts to move, and after motion there would be some acceleration produced in it. इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन. यानी कि यो फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी. अब आप ये बताइए कि जब फोर्स जीरो होगी, इफ वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स, जब मैंने फोर्स ही नहीं अप्लाई की, तो इसका मतलब क्या? चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगी. चेंज ऑफ स्टेट ना होने का मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी. एंड इफ वेलोसिटी इज अनचेंज, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो. लेकिन आप ये जानते हैं कि इफ वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, जैसे कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की? F. तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स एक्सेलरेशन A इज प्रोड्यूस्ड.
अब हम कहते ये हैं कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब आप ये बताइए कि अगर एक फुटबॉलर है और ये फुटबॉलर जो है इस फुटबॉल को किक करता है, जैसे ही इसको किक करेगा तो बॉल जो है वो यहाँ से जाके यहाँ पर भी गिर सकती है, और अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो बॉल जो है वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगी। अब जो ज़्यादा दूर जाके गिर रही है, इट हैज़ मोर एक्सेलरेशन, एंड द बॉल विच इज़ कवरिंग लेस डिस्टेंस हैविंग लेस एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स के मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन वुड बी देयर, लेस फोर्स लेस एक्सेलरेशन वुड बी देयर, एंड इफ फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो बताइए एक्सेलरेशन एंड फोर्स बोथ वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर, तो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है भाई। अब देखें इसके साथ सेकंड स्टेटमेंट आती है कि एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली विद मास। एक्सेलरेशन जो है वो मास ऑफ द बॉडी से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बताइए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आया? इसका बहुत ही आसान सी एग्जांपल हो सकती है। मसलन आप क्या करें कि आप एक ट्रक को कंसीडर करें कि भाई ये एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक जो है ना ये चल रहा है, ये रोड पे दौड़ रहा है ट्रक, इसका मास अभी क्या है, m है, तो इसका एक सर्टेन एक्सेलरेशन ए होगा जिसकी वजह से ये मूव कर रहा होगा। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हम क्या करते हैं कि ये ट्रक ऐसा ही था, ये सही, ये ट्रक जो है ये हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब ये चल रहा था, मैंने क्या किया कि एक बहुत ही ह्यूज सा एक स्टोन या कोई रॉक जो थी, कोई पत्थर जो था, वो इस ट्रक के ऊपर क्या कर दिया, अचानक प्लेस कर दिया। जैसे ही मैं स्टोन को प्लेस करूंगा ट्रक पे, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग इट्स मास। पहले मास लेस था, अचानक मास को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब तुम खुद सोचो कि व्हेन वी आर प्लेसिंग अ ह्यूज मास ऑन द ट्रक, इट्स स्पीड और इट्स वेलोसिटी और इट्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ट्रक जो होगा वो अब स्लो डाउन हो जाएगा, आहिस्ता चलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ वी इंक्रीज द मास, अगर मैं मास बढ़ाता हूं तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है, और अगर मैं मास को कम करूंगा, अगर मैं मास को क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोथ क्वांटिटीज वेरीज इनवर्सली, तो मैंने इसको कैसे लिख लिया, इनवर्सली। तो एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली विद द फोर्स मोर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली विद द मास, यानी कि मोर मास लेस एक्सेलरेशन, लेस मास मोर एक्सेलरेशन। Now if you are combining both the equations, so you can get A is proportional, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो you will get A is proportional to F by M, ये आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं A is equal to and constant आ जाएगा। When we remove the proportionality, जब मैं इस proportionality को remove करूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, equal to and constant आ जाएगा, जबकि बाकी चीज़ें F by M सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेंगी। अब ये जो कांस्टेंट आपने लिखा A इज़ इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम K कह लेते हैं, इस कांस्टेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K से, F by M वैसे ही रहने दिया। अब आप देखें कि हम इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, K लिख दिया। अब ये बताइए A ऐसा ही रहेगा, इज़ इक्वल टू, इस पूरे सिनेरियो में द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये हम खुद से डालेंगे। जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो आपको पता लगा कि जो कांस्टेंट k की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो बताओ k की जगह 1 रखूंगा तो f इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू f बाय m आ जाएगा। एंड इफ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ f, तो m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर f इज इक्वल टू m a। नाउ दिस इक्वेशन इज सेड टू बी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। It will give you the relation between the force applied on the body and the acceleration A, which is produced due to the application of force F, and M is the mass of that body. तो बताइए, if you want to calculate the force, you will just multiply mass and acceleration of the body, then you will get the total amount of force acting on that object.
तो बात समझ में आई? तो अब इसका हम एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या अगर मैं कहूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम moving with acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए एक ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ होगा? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये इसका मास है। आपसे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फोर्स। तो बताइए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। मैस कितना है आपके पास? 2, इट शुड बी मेजर्ड इन किलोग्राम, और ये क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 2 का क्या आ जाएगा आपके पास? 8। अब ये आपके पास इसका आंसर तो आ गया 8। यूनिट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। जो न्यूटन था ना, उसी के नाम पे फोर्स की यूनिट भी हमने क्या रखी है? न्यूटन रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा है? F इज इक्वल्स टू एम ए यूज करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, वी कैन डिफाइन द फोर्स 1 न्यूटन। कि बताइए 1 न्यूटन फोर्स कितनी फोर्स होगी? तो बताइए 1 न्यूटन, हाउ डू वी गेट 1 न्यूटन? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए। बताइए F की वैल्यू जो है वो 1 कब आएगी? इफ M इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन। तो हाउ डू वी से कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट? मैं कैसे कहूंगा कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पे लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन थी? बताइए वो 1 न्यूटन फोर्स कब होगी? जबकि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो? 1 किलोग्राम है, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दैट केस द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स। तो हाउ कैन वी डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स? कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मूविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी, दैट इज सेट टू बी 1 न्यूटन फोर्स। बताइए एक न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम हो, वो मूव कर रहा हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो उस पर लगने वाली फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ क्या है। एक मिनट बेटा, now we are going to discuss the third one, third law of Newton. जब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं तो थर्ड लॉ आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है? ये आपको बताता है कि पहले फर्स्ट लॉ आया, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेकंड लॉ आ गई। थर्ड लॉ देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि इफ वी हैव अ फोर्स एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूव। ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। अब ये बताइए जब ये मूव कर गया तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स हुई, इसका मास m था, तो आपने फॉर्मूला क्या लिख लिया था? F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, ये सिर्फ एक ही काम नहीं करती कि ऑब्जेक्ट को मूव करा दे, बल्कि इस फोर्स के अगेंस्ट व्हेन इट इज द टाइम एट विच इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसके ऊपर अप्लाई हो रही थी, उसी इंस्टेंट में एक रिएक्टिव, कौन सी बेटा? रिएक्टिव फोर्स बिल्डअप होती है। यानी कि द फोर्स विच यू आर एक्टिंग दैट इज एक्शन फोर्स। जो आपने अप्लाई की थी डब्बे पे फोर्स, वो कौन सी थी? एक्शन। At the same time, the reactive means कि reaction force is going to be acted.
and its force direction should be opposite to your action. आपकी अप्लाइड फोर्स क्या होगी, वो जस्ट ऑपोजिट होगी, ठीक है. तो दिस रिएक्शन फोर्स वुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना एक्शन होगा रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही आएगा. तो अब आप यहाँ पे देखें, ऑपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन में और सेम होनी चाहिए इन मैग्नीट्यूड. कौन सी फोर्स को, रिएक्शन फोर्स को. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन फोर्स आ रही है, जो कि बिल्डअप हो रही है, ये ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी, ये खुद ही से बिल्डअप होगी. आप इसे डेवलप नहीं करेंगे, या आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या करें, रिएक्शन फोर्स को बिल्डअप करें. तो पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई कि रिएक्शन फोर्स जो है वो ज़रूर बिल्डअप होगी. अब आप एक चीज़ समझिए कि ये रिएक्शन फोर्स बिल्डअप कैसे होती है. मैं ये कहता हूँ कि इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो कितना है, m है, ठीक है. सपोज इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई मिनिमम 5 न्यूटन फोर्स. इफ योर फोर्स इज मोर देन 5 न्यूटन देन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव. तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, वरना मूव नहीं करेगा. ऐसा क्यों है, बिकॉज इट हैज मोर मास और हैविंग मोर इनर्शिया. अब बताइए, मैंने क्या किया है कि इस ब्लॉक को के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करनी शुरू की. नाउ हियर वी आर अप्लाइंग फोर्स. मैंने फोर्स अप्लाई की कितना, 1 न्यूटन. इफ आई एम एक्टिंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन दिस बॉडी, तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में रहेगा, इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो बताइए ये रेस्ट में क्यों है, क्योंकि जो तुमने फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन, एट द सेम टाइम द ऑपोजिट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग बाय दिस बॉडी ऑन दैट पर्सन. जिस पर्सन ने 1 न्यूटन अप्लाई किया है, इस बॉडी ने उस बंदे के ऊपर भी कितनी अप्लाई कर दी, 1 न्यूटन. तो बताइए बोथ फोर्सेस 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट. तो बताओ, सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे आर कैंसल्ड आउट. आंसर क्या आ जाएगा, 0. तो मैं कहूंगा कि इन दोनों फोर्सेस का सम जो होगा वो 0 होगा. तो इसका मतलब क्या है कि यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. आपने कितनी अप्लाई की, 1 न्यूटन, लेकिन ब्लॉक के ऊपर अभी नेट फोर्स जो है वो कितनी आ रही है, 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल. तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. अब देखिए अगला लम्हा, मैंने अब जो फोर्स अप्लाई की वो 1 के बजाय कितने न्यूटन अप्लाई कर दिया. नाउ योर फोर्स इज ऑफ 2 न्यूटन. जैसे ही आप 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स भी कितनी अप्लाई हो जाएगी, 2 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ऑपोजिट फोर्स कहां तक मैनेज कर सकता है, 5 न्यूटन. बताइए 2 से 2 ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अभी भी नेट फोर्स क्या आएगी, 0. पहले आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो रेजिस्टिव फोर्स भी 1 न्यूटन. जब आपने 2 अप्लाई किया तो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि जितनी अप्लाइड होगी उतनी रेजिस्टिव फोर्स होगी. अब आपने क्या किया, फोर्स को फर्दर बढ़ा दिया. अब हमने 1 न्यूटन 2 न्यूटन के बजाय अब हम कितनी लगा रहे हैं, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई. लीजिए भाई, अब न्यूटन कितनी आई, 4 न्यूटन. लेकिन आप जानते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स भी कितनी अप्लाई होगी, ऑपोजिट, 4 न्यूटन. नाउ बोथ फोर्सेस सेम इन, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन. ये एक्शन है और ये क्या है, इसका रिएक्शन. बताइए रिएक्शन जो है वो एक्शन की वजह से बिल्डअप हो रहा है. पहले एक्शन आएगा फिर रिएक्शन बिल्डअप. लेकिन यहां पर भी आप देखें कि दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ऑब्जेक्ट अभी भी कौन सी स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा. अब आपने क्या किया कि नाउ यू आर अप्लाइंग हाउ मच फोर्स. अब आपने अप्लाई की कितनी फोर्स, 5 न्यूटन. जब आपने 5 न्यूटन अप्लाई किया तो यहां पे रेजिस्टिव फोर्स भी कितनी आई, 5 न्यूटन. अभी भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इन्होंने, और आपके पास रिजल्ट 0 रहेगा और ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में रहेगा, इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपने इस 5 के बजाय यहां पे कितनी फोर्स अप्लाई की, 6 न्यूटन. कितनी अप्लाई कर दी बेटे, 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की. नाउ योर ऑब्जेक्ट विल
resist up to 5 Newton. It will never, its resistive force increase from 5 Newton. अभी भी रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी 5, और आपकी अप्लाइड कितनी है 6. तो बताइए अब अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो रेजिस्टिव फोर्स से बढ़ जाएगा. ये 6 है और ये 5 है, तो बताइए जो रिमेनिंग फोर्स आएगी वो कितने न्यूटन बचेगी. यानी कि 6 में से 5 न्यूटन बैलेंस हो जाएगी और 1 न्यूटन फोर्स रिमेनिंग होगी. ये जो 1 न्यूटन फोर्स रिमेनिंग फोर्स आ रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड नेट फोर्स. इसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स. नाउ व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब 1 न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट होगी तो दिस 1 न्यूटन फोर्स मूव दैट बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये इसको क्या कर देगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसे मूव करा देगी. तो अगर मैं कहता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट 6 न्यूटन पे मूव हो रहा है, तो ये 6 न्यूटन एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कितने न्यूटन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? 1 न्यूटन फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन. 6 न्यूटन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि 6 में से 5 न्यूटन तो बैलेंस हो गई. ओनली 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी. समझ में आती है बात? सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग हियर. देखिए इसकी एक एग्जांपल ज़बरदस्त किस्म की हम और भी देख सकते हैं. वो क्या है देखिएगा, ये एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर मैं एक ब्लॉक रख रहा हूं. इस टेबल की स्ट्रेंथ यह है कि ये 10 न्यूटन फोर्स तक क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है. जैसे ही आप ब्लॉक को प्लेस करेंगे तो इट्स वेट इज एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड. अब इसका वेट जो है वो है, लेट सपोज के कितने न्यूटन, 5 न्यूटन. तो बताइए ये जो टेबल है ये ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं. ऑब्जेक्ट अपनी जगह रखा रहेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन है तक बियर कर सकती है. आपका वेट कितना है, 5 न्यूटन. तो होगा क्या, जब 1 न्यूटन आपके पास एक्शन होगा तो रिएक्शन भी कितना आएगा, 1 न्यूटन. 2 न्यूटन के ऊपर रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2. 3 न्यूटन के ऊपर रिएक्शन कितना आएगा, 3. 4 और 5 न्यूटन पर रिएक्शन कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन. बस बताइए 5 न्यूटन के ऊपर ये बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन जो है वो 5 न्यूटन है और रिएक्शन भी कितने न्यूटन आ रहा है, 5 न्यूटन. यहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और बुक कौन सी स्टेट में रहेगी, रेस्ट में. तभी देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बुक अगर टेबल पे रखी होती है तो वो कौन सी स्टेट पे होती है, रेस्ट पे होती है. अब मैंने क्या किया कि मैं इस बुक में ये कर रहा हूँ कि नाउ वी आर कंसीडरिंग अ ब्लॉक हैविंग मोर मास. अब इसका मास जो है वो क्या है, ज़्यादा है. मास जो है वो ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसका जो वेट आ रहा है आपके पास, इसका जो वेट आ रहा है W, पहले 5 न्यूटन था ना, अब इसका सपोज इसका वेट आ रहा है 25 न्यूटन. कितना न्यूटन निकाला, 25. लेकिन बताइए टेबल की अभी भी स्ट्रेंथ कितनी है, 10 है. अब बताइए 10 स्ट्रेंथ की टेबल पे 25 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट ये बेयर नहीं कर सकेगा, ये ब्रेक होगी यहाँ से और ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा. अब गिरेगा कैसे, जैसे ही तुम इसे रखोगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. 1 का 1, 2 का 2, 3 के ऊपर 3 होगा, 5 पे 5, 7 पे 7, 9 पे, और आखिर में एंड पे आपके पास जब 10 न्यूटन आएगा तो रिएक्टिव फोर्स भी कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी. ये एक्शन है और ये रिएक्शन है. अब 10 हो गई. जब ये 11, इस ये वाली चीज़ तो आपके पास कहाँ तक जाएगी, 25 तक ना. जब ये 11 न्यूटन के ऊपर आएगा तो ये 10 ही रहेगा. तो बताइए कितना डिफरेंस आ गया, 1 न्यूटन का. 1 न्यूटन इस ब्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ढकेलने लगेगा, फिर 2 न्यूटन धकेलेगा, फिर 3, और होते होते जब 25 के ऊपर कंप्लीट वेट एक्ट करेगा तो डिफरेंस 15 न्यूटन का होगा. तो 15 न्यूटन इस टेबल को ब्रेक करेगा और ब्लॉक जो होगा वो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिर जाएगा. सो दैट इज हाउ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी एक्टिंग हियर. तो समझ में आई आपके बात कि न्यूटन लॉ क्या कहता है. क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन forces acting on
same object are equal in magnitude but opposite in direction. So this is the statement of न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसमें क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन होते हैं फोर्सेस के, जब एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं सेम ऑब्जेक्ट, क्या होंगे, इक्वल होंगे इन इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. यानी कि देखिए यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन सारे मैंने क्या रखे हैं, देखिए जब 1 न्यूटन है तो रिएक्शन भी 1 है, 2 न्यूटन है तो रिएक्शन भी 2 है, तो एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, 5 पे 5, 10 पे 10. लेकिन जब आप उस सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन एक्शन एंड रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल. ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. तो इसको बस यहीं तक रखते हैं बेटा. अल्लाह.